पकड़ करके रोते हैं। 2024 के बाद इन राजनीतिक दलों को रोने का और सिर पकड़ करके बैठने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि चुनाव होगा ही नहीं। इसलिए ये समय है, सिर्फ 100 दिन का समय है। आज से अगर हम मान करके चले, ये सिर्फ 100 दिन का समय है। इस 100 दिन में हम चाहें तो लोकतंत्र को बचा सकते हैं, इस 100 दिन में हम चाहें तो भारतीय संविधान को बचा सकते हैं, हम चाहें तो इस 100 दिन में आने वाले अपने बच्चों का भविष्य बचा सकते हैं। और अगर ये 100 दिन हमने खराब कर दिए, अगर देश के बुद्धिजीवियों ने, देश की जनता ने, यहाँ के राजनीतिक दलों ने, उनके नेताओं ने अगर 100 दिन खराब कर दिए और ये सोते रहे, तो फिर जागने का कोई फायदा 2024 के बाद नहीं होगा। इसीलिए तमाम साथियों से, जहां तक आज के इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से हमारी आवाज जा रही है, सभी से हाथ जोड़ करके ये अपील है कि आने वाली 5 जनवरी को शाम को 4 बजे पटियाला हाउस के गेट नंबर 4 पर और 6 तारीख को दिन में 12 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर ईवीएम हटाओ आंदोलन की इस जंग में आप सब लोग शामिल हो। ये किसी पर्टिकुलर नेता की या नेता बनने की जंग नहीं है, बल्कि ये देश को बचाने की जंग है। और जो लोग भारतीय संविधान के लिए संविधान बचाओ मोर्चा बना करके काम कर रहे हैं, संविधान कोई पुड़िया नहीं है कि उड़ा जा रहा है और आप रोक लेंगे। संविधान को बचाने वाले लोग ये समझ लें कि संविधान को वास्तव में अगर आप बचाना चाहते हैं तो संविधान जब ही बचेगा जब संविधान के अंदर दिए गए जो प्रावधान हैं, जब आप उन प्रावधानों को बचाने की इस सरकार से कोशिश करेंगे। इसलिए संविधान को बचाने वाले साथी और ईवीएम की लड़ाई लड़ने वाले साथियों से हाथ जोड़ करके फिर प्रार्थना है कि आप 5 जनवरी के प्रोग्राम में और 6 जनवरी के जंतर मंतर के प्रोग्राम में अधिक से अधिक संख्या में आए, अपना बैनर लेकर के आए, अपना झंडा लेकर के आए और आकर के आने वाले भविष्य में इस श्रृंखला में इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए अपने संगठन का, अपने लेटर पैड पर एक लेटर भी बना करके लाएं, जो हमें वहां पर 6 जनवरी को दे करके जाएं, ताकि हमें भविष्य में उस संगठन को इस आंदोलन से जो। नमस्कार, सुना आपने, आपके पास मात्र 100 दिनों का समय है। मात्र 100 दिन इस देश की राजनीति को बदलने के लिए, मात्र 100 दिन इस देश की सत्ता से सवाल पूछने के लिए, मात्र 100 दिन इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। वो सत्ता जो इस देश की डेमोक्रेसी को कुचलकर अपने हाथ सिर्फ सत्ता रखना चाहती है। क्यों ऑपोजिशन लीडर्स इस विषय को हाथ में नहीं उठाते हैं? क्यों इस देश के पत्रकार सवाल नहीं पूछते हैं? क्यों मीडिया खामोश रहती है? और जो मीडिया को पूछना चाहिए उसके उलट मीडिया आज रामराज्य के सपने दिखा रही है। किसी भी चैनल को आप खोल के देखिए, राम राज्य की कहानियां आपको दिखाई जा रही हैं, ताकि असल मुद्दे से आप भटक जाएं, असल सवाल से आप भटक जाएं। 2024 का जो इलेक्शन है वो राम राज्य के नाम पे लड़ा जाएगा, राम के नाम पर लड़ा जाएगा, लेकिन क्या ये आपके असल मुद्दे हैं? अयोध्या में बने राम मंदिर से इस देश का उद्धार हो जाएगा? इस देश में जो 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बन चला है, क्या वो खत्म हो जाएगा? क्या लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी? पेट्रोल डीजल के पैसे कम हो जाएंगे? जो गरीबी है वो घट जाएगी? आखिर क्या हो जाएगा राम मंदिर से? शायद ये सवाल आप नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि आपके आगे एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। एक ऐसा नैरेटिव कि 2024 के चुनावों में ऑपोजिशन है ही नहीं। 2024 के चुनावों में एक सत्ता है जो काबिज है और इसको मिलेंगे 400 से ज्यादा सीट। आपको एक कहानी में उलझाया जा रहा है, ताकि जब रिजल्ट आए तो आपको ये लगे कि हाँ, मैंने तो इनको वोट नहीं दिया था, शायद किसी और ने दे दिया। क्योंकि आपकी नजरों के सामने एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, जहां पे कहा जा रहा है कि आपके अकाउंट में सीधे पैसे पहुंचाए जा रहे हैं। आपको भरोसा दिलाया जा रहा है कि आपके घर में हमने फ्री एलपीजी सिलेंडर दे दिया है। लेकिन उस एलपीजी सिलेंडर को भरवाने के लिए आपने क्या किया, अगर आप ये देखेंगे तो जो 400 रुपए का सिलेंडर था वो आज 1150 रुपए का हो चला है। जो 60 रुपए का पेट्रोल था उसको आपने 125 रुपए देके भरवाया है। शायद ये सवाल आप नहीं पूछेंगे। इस देश में 85 करोड़ लोगों को अपना जीवन चलाना पड़ रहा है, यह मजबूरी है इस देश की, लेकिन हम शायद सवाल नहीं पूछेंगे। तो ये जो 100 दिनों का जो माजरा है, ये जंतर मंतर में फूटा। पटियाला हाउस से
जब ये लोग बाहर निकले विरोध के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल पूछ रहे थे कि इस बार इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो इनको डिटेन कर लिया गया। फिर 6 तारीख को दोबारा ये लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। जंतर मंतर पर जब ये लोग इकट्ठा हुए तो इनके सीधे सीधे सवाल ये थे कि हम जो वोट दे रहे हैं, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को हम जो वोट दे रहे हैं, क्या हम उसको वोट माने? क्या यकीनी तौर पर वही ईवीएम मशीन सही वोट रिकॉर्ड कर रहा है? शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं रहा। लेकिन इस पूरे माजरे को आप एक एक करके देखिए, आपको समझ में आएगा। फ्री राशन की स्कीम हुई, एलपीजी सिलेंडर हुआ, या फिर हिंदुत्व या फिर राम मंदिर की जो कहानियां आपको दिखाई जा रही हैं, उसके उलट किस तरह के सवाल इस देश के मीडिया ने पूछने चाहिए थे, जो इस देश के हित में पूछे जाने चाहिए थे। शायद वहां से लोगों को भटकाने के लिए राम मंदिर की कहानी आपको दिखाई जाती है, एक नैरेटिव दिखाया जाता है। इस पूरे विषय में अगर आप देखें, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया और पार्लियामेंट तीनों ने ही एक जैसा काम किया है। एक जैसे लोगों के विरुद्ध ये लोग काम करते आ रहे हैं। बाबरी मस्जिद शायद लोग भूल चुके हैं, लेकिन राम मंदिर जब याद आता है तो आपको राम मंदिर के पीछे वोट याद आते हैं, वोट के आगे कुछ और नहीं। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहता हूं जो जंतर मंतर में दिखाया गया। इस डेमोन्स्ट्रेशन में आप देखेंगे किस तरह से वीवीपैट में चोरी की जाती है, लेकिन अब भी इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया। पहले आप ये डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, इसके बाद मैं आपको बाकी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए जरा। वहां पे वोट देने जाते हैं, सिंबल पे वोट करते हैं, आप उसकी पर्ची देखते हैं और आ जाते हैं, ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ उसमें वोटों की चोरी कैसे होती है। इसके अंदर ये जो बैलेट यूनिट देख रहे हैं, हमने 3 सिंबल रखे हैं। एक सिंबल है एप्पल, एक सिंबल है बनाना और एक है वाटरमेलन। केले का बटन दबाइए। मोबाइल आए कर ले भाई, मोबाइल डाल यार। हाँ तब अब इधर आइए। केला देख लिया आपने? देख केला दिखा, आप भी दीजिए, केले को वोट दीजिए, केला को वोट दीजिए। ठीक है, हो गया वोट आपका। अब देखना, देखिए अपना सिंबल देखिए, केला आया। आप देखिए इसमें केला दिख रहा है, दोनों ने केला देखा, दोनों ने केला दबाया, तो इसमें से 2 वोट निकलना चाहिए बनाना। लेकिन यह देखिए, इधर दिखा के भी निकाल के दिखाओ। एक एप्पल और एक बनाना, एक केला और एक सेब, सबकी वोट दिया गया था सिर्फ केले को। अब मैं फिर से ये आपको करके बताता हूँ। वाटरमेलन पे देखेंगे, हमने वाटरमेलन पे वोट दिया। देखिए पर्ची किसका आया? यार कौन? तरबूज। फिर से आप तरबूज को वोट देंगे। ये देखिए हमने फिर से तरबूज को वोट दिया। देखिए इसमें से वापिस से क्या हुआ? इसने वापिस तरबूज का वोट चोरी कर लिया। अब आप ये कहेंगे कि जो ये डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है ये असल वीवीपैट में नहीं हुआ है, ये जो प्रोसेस है ये लोगों ने अपने हिसाब से बना लिया। अगर आप देखें हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर बीजेपी नहीं जीती है, तो कैसे आप कह सकते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है? क्या ये लोग ईवीएम के जरिए नहीं जीते? क्या ये सवाल नहीं आता है कि हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस जीत गई है तो शायद कांग्रेस ने ईवीएम का साथ लिया, अगर कर्नाटका में कांग्रेस जीत गई है तो शायद वहां पे भी ऐसा हुआ हो, तेलंगाना में शायद वहां पे, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने शायद ईवीएम में हाथ साफ कर लिया हो सकता है। तो सवाल यहां पे पार्टी से अलग लोगों के हैं। लोगों को इस पे अगर भरोसा नहीं है तो आप इसको कैसे देखेंगे? जंतर मंतर से जो उठे सवाल है बहुत गंभीर हैं, और इन गंभीर सवालों के साथ साथ मैं आपको एक और दृश्य दिखाना चाहता हूं, एक और रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं जो कि सिटीजन कमीशन ऑफ इलेक्शन रिपोर्ट बताई जाती है, जो कि ईवीएम और वीवीपैट के खिलाफ है। इस पूरे माजरे में अगर मैं आपको ये एक चार्ट दिखाऊं जहां पे एक तरफ कंट्रोल यूनिट है, दूसरी तरफ ईवीएम मशीन और बीच में रखा हुआ वीवीपैट है। अगर आप पूरे मसले को अगर आप देखें तो कंसर्न कहां पे उठते हैं आपको ये भी समझ में आएगा। कंसर्न्स जो यहां पर थे वो ये थे कि जिस ईवीएम को
आप देख रहे हैं जिस ईवीएम मशीन से आप वोट डाल रहे हैं उसको जर्मनी ने क्यों ठुकराया। जर्मनी की अदालत में 2 लोग पहुंचे थे ये कह के कि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, जो मेरा वोट है वो इसी पॉलिटिकल पार्टी को गया या फिर नहीं गया, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। जब इसकी कार्रवाई हुई, इसके ऊपर जो चर्चा हुई, तब वहाँ की अदालत ने यह आपसे पूछा था कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है क्या एक नॉर्मल इंसान उसको देख सकता है, परख सकता है कि मेरा वोट इस फलानी पार्टी को गया, क्या आप उस पर कुछ एविडेंस दे सकते हैं। तो वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन थे उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इसको हम ऐसे ही नहीं देख सकते, उसको डिकोड करने के लिए भी एक और मशीन चाहिए होती है। तो आप स्टैंड अलोन सिस्टम जिसको कह रहे हैं वो कैसे कह रहे हैं, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें किसी भी तरह का कंप्यूटर या फिर किसी भी तरह का बाहरी मशीन की मदद के बगैर आप उस वोट को गिन सकें। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको किसी और मशीन की मदद लेनी पड़ रही है। आप वोट किसी मशीन में डाल रहे हैं, आप देख किसी और मशीन रहे हैं, आपका रिकॉर्ड कोई और मशीन रख रहा है, उस रिकॉर्डेड मशीन को आप किसी और मशीन से डिकोड करके देख रहे हैं, और उस मशीन की जो भी काउंटिंग होती है उसके लिए कुछ और आपको लगाना पड़ रहा है। तो ये तमाम जो प्रोसेस है क्यों इतने मुश्किल है, एक पारदर्शिता कहां पे दिख रही है कि मैंने इसको वोट दिया और मेरा वोट इसी शख्स को गया है, ये आप कैसे बताएंगे। जर्मनी की अदालत ने जब ये पूछा तो उनके पास जवाब नहीं था। जब आप ये कह रहे हैं कि जिसको मैंने वोट दिया और उसके पास वो वोट गया, इसका कोई प्रमाण हम नहीं दे सकते, तो ये प्रक्रिया गलत है। इसके अलावा वहां की कोर्ट ने एक और चीज कही, जिस तरह से एक लेमैन, एक साधारण व्यक्ति जिसको भी वोट डालता है उसको पता होना चाहिए, उसके पास एविडेंस होना चाहिए कि वो उसका वोट इन्हीं को गया है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो गलत प्रक्रिया है। एक और चीज वहां पे कही गई, जिस तरह से आप ये कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, तो यकीनी तौर पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन दिखना भी चाहिए। ये कुछ एक ऑब्जर्वेशंस थी जो जर्मनी की अदालत ने लेके रखी, और यही सवाल इस रिपोर्ट में भी है। तो जब इस रिपोर्ट को आप पढ़ते हैं, देखते हैं, आपको समझ में आता है कि कितना पेचीदा ये पूरा सिस्टम है, कि लोगों को ईवीएम पे भरोसा नहीं है लेकिन सरकार कह रही थी आप भरोसा करिए। लोगों को ईवीएम पे भरोसा नहीं है लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है आप इस पे भरोसा रखें। लोगों को ईवीएम मशीन या फिर वीवीपैट पे भरोसा नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देता है कि ये सही है। तो कहने का सवाल यह है कि जो तमाम सिस्टम है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, सरकार हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे जो भी हो, क्या ये लोगों के हित में काम कर रहे हैं या ये खुद किसी और उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। लोगों को जब इस पे भरोसा नहीं है तो लोगों के हित में क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिना ईवीएम के बैलेट पेपर के माध्यम से इलेक्शन नहीं कराता है। ये सवाल बहुत गहरा है। अगले 100 दिनों में किस तरह से यह मुहिम आगे बढ़ती है ये देखना पड़ेगा, लेकिन आप सब जाग जाइए। ईवीएम के खिलाफ उठने वाले कई सवाल ऐसे हैं जिनको दबा दिया जाएगा, शायद ये वीडियो भी कहीं डिलीट कर दिया जाएगा, लेकिन ये सवाल उठते रहने चाहिए सरकार से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। जब तक कि वो जवाब आप तक नहीं पहुंचते हैं, आप इन सवालों को उठाते रहिए। नमस्कार।